नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 55वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, बहुत ही अद्भुत है। मैं वक्ता महोदय से पहले एक परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी जुड़े हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में डॉक्टर हैं। बड़ा आशीर्वाद मिलता है इस कार्यक्रम को। और जिन महानुभाव का आज हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा, आप है माननीय बाल मुकुंद जी, और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना में राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी है और संघ के प्रचारक हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत ही गतिशील बहुत कार्य करते रहते हैं। कहा जाता है इतिहास लेखन भूत की व्याख्या है, एक विशेष दृष्टिकोण के साथ मनुष्य की चेतना के निरंतर विकास के साथ इतिहास के पुनर्स्थापना एवं इसके व्याख्यान की आवश्यकता बनी रहती है। तो आज जो विषय है उस विषय के लिए माननीय बाल मुकुंद जी को आमंत्रित करते हैं। आपका पूरी टीम के ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की पूरी टोली, जिसमें ऊर्जावान युवक विद्वान श्री मनीष सिन्हा जी और उनके सरपेट छत्र छाया के रूप में पत्रकारिता के सिद्धहस्त विद्वान प्रोफेसर जयप्रकाश दुबे जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश भर के विद्वत जन, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज का विषय स्वदेशी के माध्यम से इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों है। इतिहास का अध्ययन के पीछे प्रासंगिकता का होना आवश्यक है। इतिहास क्यों पढ़ना, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इतिहास से हमको प्राप्त क्या होगा, राष्ट्र के निर्माण में इतिहास कहां तक सहयोगी होगा, मानव मूल्यों का स्थापना करने में और मानवीय संवेदनाओं को झांकृत करने में इतिहास की क्या भूमिका होगी, चरित्र निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में इतिहास क्यों। इन सारे विषयों के तत्व में एक विषय है कि जिस देश का इतिहास हो उस देश के चिति का तादात्म्य इतिहास के साथ होना चाहिए। इतिहास एक मानवीय विषय है, मानव शास्त्र है, ह्यूमैनिटी का विषय है। इसलिए इतिहास में मानवीय ममत्व और संवेदना की आवश्यकता भी होती है। मेरा इतिहास है, मेरे देश का इतिहास है, मेरे पूर्वजों के पराक्रम का इतिहास है, मेरे स्वाभिमान का इतिहास है, मेरे उद्भव और विकास का इतिहास है, मेरे जय पराजय का इतिहास है। यह ममत्व और उसके प्रति संवेदनशील होना ये बहुत ही आवश्यक है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने अपना जो लोगो बनाया है, जो अधिष्ठित इतिहास पुरुष की परिकल्पना की है, उसके लिए जो दक्षिण के कर्नाटक के एक श्री तत्व निधि नामक एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक मिला, इतिहास कुशाभास शुक्राशयो महोदर अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत पंकजाभरणानिता। अर्थात जो इतिहास पुरुष है या ये इतिहास का जो परिकल्पना है वो हमारे पूर्वजों ने बड़े विचित्र भाव से किया है। और वह है इतिहास कुशाभास। इतिहास का जो स्वरूप है वो कषाय है, अर्थात तो पूरी तरह से उदासीन है। उदासीन का जब अर्थ करते हैं तो उदासीनों का तव्य था, अर्थात उसमें कोई मिलावट नहीं है, अर्थात उसमें कोई नया रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कुशाभास शुक्राशयो महोदर, और उसका मुंह कैसा है, वह बहुत छोटा है, शुक्र का मुंह है और पेट बहुत बड़ा है। इतिहास बोलता कम है लेकिन उससे गर्भ में बहुत सारे रत्न भरे होते हैं, जिसमें गोताखोर जाकर के अपने मतलब का रत्न निकाल कर लाता है और मानव निर्माण के लिए उसे काम करता है। लेकिन आगे बताते हैं
शुक्राशयो महोदरा अक्षसूत्रम घटम भिप्रत पंकजा भरणानिता। एक हाथ में अक्षसूत्र है जो कालगणना या पवित्रता का परिणाम है, और दूसरे हाथ में घट है जो अमृत कलश है। अमृत कलश यह तत्व है, यह पवित्रता का प्रतीक है। गीता में कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। तो ज्ञान का कलश, शांति का कलश एक हाथ में वो लिए हैं इतिहास पुरुष, लेकिन उनका आसन कैसा है? उनका आसन है कमल का पुष्प, कमल दल पर बैठे हैं, अर्थात कमल के पंखुड़ी से भी कोमल इतिहास का स्वरूप है। अब इतिहास के साथ जब अभद्रता की जाती है, इतिहास के साथ जब कोई कॉलोनियल व्यवस्था डाली जाती है, इतिहास के साथ कुछ और भी जब जकाया जाता है, तो इतिहास का राह उठता है। भारत के इतिहास के लेखन की आवश्यकता इसीलिए है कि भारत का इतिहास में भारतीय तत्व, भारतीय चिति, भारतीय संवेदना, भारतीय ममत्व का पूर्णता अभाव है। इसलिए आवश्यक है कि भारत का इतिहास पुनः लिखा जाए। यदि आप किसी, यह प्रसिद्ध तत्व है कि आप किसी देश पर अपना राज्य करना चाहते हो तो सर्वप्रथम उसके इतिहास को नष्ट कर दें। इस प्रकार उस उद्देश्य को गुलाम बनाने का कार्य पूरा हो जाएगा। विदेशी शासकों ने केवल हमारे देश में यही नहीं किया, बल्कि उसके कदम आगे बढ़कर हमारे देश के इतिहास को, जो कि विश्व के सबसे पुराना दीर्घकालीन है, पूर्णतः विकृत कर दिया तथा निराधार भ्रामक तथ्यों से ओतप्रोत कर दिया। जो इतिहास के हमारे सोर्सेस थे, जो इतिहास के हमारे मूल तत्व थे, उसी को ही मिथक कह करके भ्रमित कर दिया। इसके लिए जर्मन का एक लेखक पाक हेमर है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया रोड टू नेशनहुड में लिखते हैं कि जब मैं भारत में उपलब्ध इतिहास पढ़ता हूं तब मुझे लगता ही नहीं कि मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत पर हुए लगातार आक्रमणों का इतिहास पढ़ रहा हूं। लगता है कि मैं भारत की पिटाई का इतिहास पढ़ रहा हूं, भारत के लोग पिटे, मरे, पराजित हुए, यही पढ़ रहा हूं। इससे मुझे यह भी लगता है कि यह भारत का इतिहास नहीं है। इतना ही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं पाक हेमर कि जब कभी भारत सही इतिहास लिखा जाएगा, जब भी कभी भारत का सही इतिहास लिखा जाएगा, तो भारत के लोगों में, भारत के युवकों में उसकी गरिमा एक बार अवश्य जागेगी। ये फ्रेंच का लेखक है, जर्मन का जो बोल रहा है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, भगिनी निवेदिता ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, स्वयं महात्मा गांधी जी ने इस विषयों को बार बार दोहराया कि भारत का इतिहास विकृत किया गया है, कॉलोनियल माइंड के द्वारा किया गया है, कुछ मुस्लिम डायनेस्टी में किया गया और कुछ इंग्लिश डायनेस्टी में किया गया। और इतना ही नहीं तो व्यवस्था बनाकर 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट लाया गया, जो इंग्लैंड में एक सप्ताह के बहस के बाद लागू किया गया। और उसमें यह तय किया गया कि भारत में जो भारत का इतिहास है, इसका जो रूट्स है, कल्चरल और हिस्टोरिकल रूट्स है, वो बहुत गहरा है। काशी के एक शीलन भरे कोठरी में दीपक जलाकर अंगूछा लपेट कर बैठा हुआ एक पंडित और पंचांग की रचना कर देता है। और उस पंचांग के प्रति भारत में इतना विश्वास है कि अगर पंचांग में लिखा है कि 5:06 पर सूर्योदय होगा, तो 5:06 पर ही होता है। चंद्रमा अगर 5:05 पर होना है, तो 5:05 पर ही होना है। और उसको आंख मूंद करके लोग विश्वास करते हैं। गांव का जो पुरोहित है वह बता देता है कि इतने बजे खेत में बीज डालना है, तो लोग उसी समय डालते हैं। 27 प्रकार की जो पौनियां वहां गांव पर हैं, सबके काम बटे हुए हैं। धोबी है, कहार है, कुम्हार है, ब्राह्मण है, लोहार है, नाई है, और सबके हिस्सेदारी है प्रोडक्शन में। अर्थात एक सब समृद्ध समाज है। और सबके जो चलाने वाले हैं वो वहां के धर्मशास्त्र हैं, और धर्मशास्त्र के जिस्ट में उसको समाज में लाने के लिए उपनिषद हैं, गीता है, महाभारत और रामायण है। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके अलावा जो स्मृतियां हैं, इसके अलावा जो काव्य हैं, प्रहसन है, नाटक है, एकांकी है, गीत है,
लोक कला और परंपरा है जिसके द्वारा वहां का समाज संचालित होता है, और उसको काउंटर करने का कोई व्यवस्था नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन के पैरेलल वहां इंस्टीट्यूशन है, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर गुरुकुल हैं, जहां मानवीय संवेदनाओं को, मानव मूल्यों को और मनुर्भावों की शिक्षा के द्वारा उनको धर्माधिष्ठित समाज की स्थापना करने की बात कही जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वो धर्म को मिटाने वाला जो तत्व है, जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर हैं, जो ग्रंथ हैं, जो श्लोक हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, इस सब को नष्ट करना पड़ेगा। और यह चार्टर्ड एक्ट 1913 में पहली बार इंग्लैंड में पास हुआ, 1933 में दोबारा चार्टर्ड एक्ट बना, और जिसका परिणाम हुआ कि 1935-36 में मैकाले ने शिक्षा नीति लाई, और उसमें 2-3 फाइंडिंग आई। वो फाइंडिंग थी पहली कि वेद अनावश्यक है, वेद गणरियों का गीत है। तो ये हुआ कि नहीं, सरस्वती नदी के तट पर उसको लिखा गया था, तो कहा गया सरस्वती नदी कोई नदी थी ही नहीं, एक बरसाती नदी थी, बहुत छोटी नदी थी, वहां पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है और कोई भी उसका एविडेंसेस नहीं है। दूसरा हुआ कि इतने वेद लिखे गए हैं, इतने उसके उपजीव्य हैं, उसमें कोई गलतियां नहीं है, इतने लंबे समय है, और दुनिया उसको धारण की है, मैक्सुलर धारण कर रहा है, उसको दाराशिको धारण कर रहा है, और दुनिया के लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको कैसे कहा जाए? तो कहा नहीं, वो आर्यों ने लिखा था, और तो आर्य तो बड़े विद्वान थे और भारत के रहने वाले हैं। तो कहा नहीं, आर्य तो बाहर से आए थे, आर्य भारत के थे ही नहीं। तो भारत के कौन थे? तो भारत के द्रविड़ थे। और इस प्रकार भारत के विभाजन करके और हमारे ग्रंथों को, महापुरुषों को अपमानित किया गया। रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं, राम और कृष्ण काल्पनिक थे। इस प्रकार के बहुत सारे जो भी हमारे इतिहास के स्रोत थे, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, चाहे वो जो भी सोर्सेज हो, लिटरेरी सोर्सेज हो, या लोक कला परंपरा में जो फोक ट्रेडिशन में हमारे सोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज को अपमानित करने का काम अंग्रेजों ने किया। इसका परिणाम हुआ कि एक हीन भावना हमारे मन में आई। इसको लेकर के बार बार भगिनी निवेदिता कहती है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला काम होना चाहिए कि भारत का इतिहास जो भी ग्रंथ उपलब्ध है उसको बंद कर देना चाहिए, और जब तक नया इतिहास भारत का चैतन्य के प्रकाश में भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भारतीय एविडेंसेस पर नहीं लिखे जाते, तब तक भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने लिखने का प्रयास किया, वीर सावरकर ने 1857 का इतिहास लिखने का प्रयास किया, या ग्रंथों के आधार पर, महाभारत रामायण के आधार पर, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, उपनिषद और स्मृतियों के आधार पर, जो जिस एविडेंसेस के आधार पर लोक कला परंपराओं के आधार जो इतिहास लिखे गए, उसको प्रतिबंधित कर दिए गए। 1836 में लिखा शरसुंदर लाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज प्रतिबंधित हो गए। इसलिए आवश्यक है कि भारत का इतिहास, अब देश 70 वर्ष तक स्वतंत्रता हुआ, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये रहा हमारे देश का, यह इतिहास का जो लेखन हुआ वो बड़े ही विचित्र रूप से हुआ, और भारत को नीचा दिखाने का हुआ। जैसे हैमर कहता है वैसे ही विचार देखने को मिलता है। और आज भी जब भी भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तक में मोहम्मद गोरी को 36 पन्ने में पढ़ाया जाता है, 6 पन्ने में पढ़ाया जाता है, और पृथ्वीराज चौहान का नाम तक नहीं है, एक लाइन में नाम आता है। अकबर के पूरे डायनेस्टी पढ़ाई जाती है, और महाराणा प्रताप का नाम बड़े अपमान पूर्वक छोटा सा लिया जाता है। शिवाजी महाराज को कहीं इतना एक लाइन बताया गया है कि और उनको जेल में डाल दिया गया, और औरंगजेब के पूरी गुणगान किए जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत का इतिहास भारतीय चेतना के प्रकाश में लिखा जाए। भारत में मानव मन की पवित्रतम भावनात्मक अभिव्यक्ति मानी गई है, जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को मानता हो। नेशन फर्स्ट हमारे ऋषियों ने भी, और हमारे मुनियों ने भी, हमारे महापुरुषों ने भी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रुच्यते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि वरीयसी। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले हमारे ऋषियों के द्वारा, भद्रम पश्याम ऋषियः के द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है।
राष्ट्र को मानव के उस भावना के द्योतक बताया गया है जो उसके अतीत को जोड़ती है, वर्तमान को संवारती है और जिसमें वह रहता है तथा भविष्य की आकांक्षा तथा कल्पना को जगाती है। यूरोपीय जगत में राष्ट्र का राजनीतिक विचार रहा है, शाब्दिक अर्थ में सामूहिक समूह से लिया गया है जो रक्त संबंधों से जुड़ा है, लेकिन भारत का राष्ट्र, भारत का देश मूल्यों पर आधारित रहा है। इसीलिए भारत के इतिहास की जब हम कल्पना करते हैं, रचना करते हैं, तो उसके लिए एक बड़े ही सुलभ और बड़े सुलझे हुए विचारधारा से इसको हम देखना पड़ता है। इसमें इतिहास लेखन में भारतीय चैतन्यता की आवश्यकता है और भारत के इतिहास लेखन में अगर भारतीय चित्त का समावेश नहीं है तो भारत के इतिहास के साथ अपघात माना जाएगा। इसीलिए भारतीय चेतना को समझना यह आवश्यक है। हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत के इतिहास के साथ यह अपघात है कि भारत का इतिहास का विभाजन, काल विभाजन 3 भागों में कर दिया गया, मुस्लिम हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और इंग्लिश हिस्ट्री, और एक नई हिस्ट्री कह दिया गया कि वो डार्क पीरियड है, अंध युग का इतिहास। और जो इसका विभाजन करने वाला महापुरुष थे वह स्वयं लिखते हैं कि भारत में मैं कभी आया ही नहीं। धर्मार्थ का मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम इतिवृतम कथा युक्तम इतिहास पर चक्षते। जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ को देने वाला इतिहास हमारा शास्त्र है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण है, विश्व कल्याण है। लोक कल्याण हेतु जिस इतिहास का हम अनुशीलन करते हैं और अपने पूर्वजों से ये प्राप्त करते हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए, उस इतिहास का मार्गदर्शन, उस इतिहास का काल विभाजन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में आया ही नहीं। भारत के चिति से क्या संबंध होगा, भारत के वृत्ति से क्या संबंध होगा, भारत के इंटरनल बाह्य पर्सनालिटी से क्या उसका संबंध होगा, भूल जाइए। इतना बड़ा मजाक दुनिया के किसी इतिहास में नहीं हुआ होगा जो मजाक भारत के इतिहास में हुआ। इसीलिए सतीश चंद्र मित्तल जी ने कहा कि भारत के इतिहास शलग इतिहास होना चाहिए। दुनिया का सबसे प्राचीनतम देश और प्राचीनतम मेधा का ये देश है। अगर ब्रिटेन के लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन पुस्तक की आप सर्च करेंगे तो ऋग्वेद ही प्राप्त होगा, वाल्मीकि रामायण ही प्राप्त होगा। ये सब होने के बाद भी बलपूर्वक अपने बल का प्रयोग करके, अपने प्रभाव का प्रयोग करके हमारे इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया गया। इसलिए इतिहास संकलन योजना ने इतिहास के अध्ययन के लिए 4 अध्याय में बांटने का प्रयास किया है। उसका पहला अध्याय है सांस्कृतिक विस्तार का काल, जो प्रारंभ से लेकर और हर्षवर्धन तक आता है। इसमें अनेक विदेशी लोग आए हैं, हुड़ आए, हसक आए हैं, हुड़ आए हैं, जर्मन आए हैं, जापानीज आए हैं, और यहां आए हैं वो विनर भी रहे हैं, क्योंकि हम युद्ध के कल्पना नहीं करते थे, विनर रहे, लेकिन हमारे सारे संस्कृति को उन्होंने स्वीकार किया। कोई महाबौद्ध हो गया, कोई महावैष्णव हो गया, कोई महाशैव हो गया, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारी सांस्कृतिक ताकत थी, वो इतना बलिष्ठ थी, उसमें आकर सब विलय कर जाते थे। वैदिक पीरियड कब रहा होगा पढ़ाया जाता है आजकल, वैदिक पीरियड और पूर्व वैदिक काल और पश्चात वैदिक काल, और वेद को एक 600 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष क्या क्या करके, क्योंकि इंग्लिश को ये पता था कि ईसाइयों का विचार है, कुरान में लिखा है कि मानव की निर्मिति, मानव का उद्भव और विकास ईसा से 4200 वर्ष पहले ही हुआ है। इसलिए किसी भी क्रोनोलॉजी को उनको पीछे नहीं ले जाना, इसलिए उसके अंतर्गत ही सारे क्रोनोलॉजी को बैठाने का प्रयास किया। इसलिए उसमें वेद, उसमें रामायण, उसमें करते हुए उन्होंने सारे डिस्टॉर्ट किया। उन्होंने इस पर बहुत सारे काम पूरे दुनिया में हो रहे हैं और सब झुठलाए जा रहे हैं उनको। राखी गढ़ी का खुदाई, कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ की खुदाई, हड़प्पा की खुदाई, और उसकी डेटिंग जो आ रही है अभी, जो यहाँ बागपत के पास जो खुदाई हुई जिसमें रथ मिला, और भी सारे खुदाइयों के माध्यम से स्थिति ये बनी है कि उनकी क्रोनोलॉजी नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। तो जो हमारा
सांस्कृतिक विस्तार का काल था, वो प्रारंभ से हर्षवर्धन तक का काल था, जिसमें हम सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त हुए। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत की ज्ञान परंपरा एक समुद्र के समान है और पश्चात देशों की ज्ञान परंपरा गाय के खुर के बराबर भी नहीं। विशाल रूप में वैदिक वांग में अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक उपनिषद, अनेक स्मृतियां, अरण्यक और इस प्रकार से तमाम ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य के माध्यम से, गीत, एकांकी, प्रहसन के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जीवनियों के माध्यम से हमारा ज्ञान परंपरा भरा हुआ है। वेद के 6 अंगों के माध्यम से दुनिया को हम आच्छादित कर सकते हैं। पाणिनि और पतंजलि के माध्यम से हम दुनिया को भाषा सिखा सकते हैं। हम भास्कराचार्य के द्वारा दुनिया को हम अंक सिखाने का प्रयास कर सकते हैं और दुनिया ने सीखी हमसे। आज भी अंक गणित के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको फारसी में हिंदसा कहते हैं, हिंद से आया हुआ, और वहां से इंग्लैंड गया। हमने तारों की गणना की है, हमने आर्यभट्ट और वाराहमीर के माध्यम से, रामानुजाचार्य के माध्यम से, भास्कराचार्य के माध्यम से, अगस्त ऋषि के माध्यम से तमिल व्याकरण की व्यवस्था बनाई है। लाखों प्रकार की लिपियां, हजारों प्रकार की भाषाएं, आज भी हजारों बोलियां, हजारों प्रकार के हमारे अभिव्यक्ति के साधन आज भी हमारे पास हैं। इसलिए सारे जो विस्तार का काल था वह हमारा प्राचीन काल था। प्रारंभ से हर्ष तक का काल को हम अध्ययन का एक विशेष काल के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत का काल है, सांस्कृतिक विस्तार का काल है, जिसमें हमने सब कुछ दुनिया को दिया। रामायण में राम जैसे भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम को दिया। धर्माधिष्ठित समाज की स्थापना कर, राज्य निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर, यादवी गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना, धर्माधिष्ठित समाज की स्थापना करने वाले भगवान कृष्ण का हमने अध्ययन किया। महाभारत के माध्यम से दुनिया के वो सारे चीजों को, जो न भारते सो न भारती, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और दुनिया में जो कुछ भी है वो सब महाभारत में है। विश्व के किसी भी कोने में हम जाएंगे और सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो भारतीय संस्कृति वहां कहीं ना कहीं परिलक्षित मिलती है। हरिद्वार में पिछले वर्ष देश विश्व भर के संतों, विभिन्न धर्मों के संतों का सम्मेलन हुआ था। 48 देशों से लोग आए थे। सबकी पूजा पद्धति जब देखा गया तो सबके पूजा पद्धति में वेदी है, प्राकृतिक तत्व है, फूल और पत्ती है, अक्षत है और जल है। सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं भारतीय मनीषियों की कृपा से दुनिया को प्राप्त हुई है। दुनिया जब अंधेरे में भटक रही थी, पत्ता पहन कर लाज बचा रही थी, तो इस भारत में ऋषियों के द्वारा साम वेद के गीत गाए जा रहे थे। दुर्भाग्य से उस काल को एक अंधकार के युग में, ताम्र युग में, लोह युग में, पत्थर युग में ऐसे ऐसे बांट करके और हमारे विद्यार्थियों को, हमारे मेधा को भ्रमित किया जाता है। आवश्यकता है कि उसे सांस्कृतिक विस्तार के काल में एक विशद अध्ययन के माध्यम से उसको देखा जाए। दशा अवतार के माध्यम से हमारे पुराणों ने, दक्षिण के हमारे श्री राम जी ने उसे उद्धृत किया है कि दशा अवतार के माध्यम से कैसे संकेत मिलता है जीव की उत्पत्ति का। आज के वैज्ञानिक भी कहता है कि अमीबा पैरामीशियम से जीव की उत्पत्ति हुई है, एक पुष्कीय जीव से। हमारे वहां भी मछली से, मछली के बाद कछुआ से, कछुआ के बाद सुअर से, सुअर के बाद वाराह के बाद नरसिंह, नरसिंह के बाद बामन, बामन के बाद राम, राम परशुराम, परशुराम के बाद राम, राम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद कल्कि अवतार की एक श्रृंखला है। हमारे वहां सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक शब्दों में, कथा कहानियों के माध्यम से इतिहास का अनुशीलन होता है। अर्थात उस सारे विषयों को जो हमारे ग्रंथों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, उस सबको ठीक से देखने की आवश्यकता है। बीबी कांडे के जो 5 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र का इतिहास है, 106 के लगभग आज हमारे पास पुराण उपलब्ध हैं, 108 के लगभग हमारे पास उपनिषद उपलब्ध हैं, अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, निरुक्त हैं, वेद के वाङ्मय हैं, वेदांत हैं। हम भारत के इतिहास को पुनर्लिखित करने या पुनर्जीवित करने का मुद्दा हमको रखना चाहिए।
आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से जब भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई हुई तो उस खुदाई में उसको एक मजाक के रूप में लिया गया, और जहां साक्षात अन्नपूर्णा का मूर्ति अभय दान देते हुए हमको प्राप्त होती है, उसे एक नर्तकी कहा गया, डांसिंग गर्ल कहा गया, क्योंकि उनकी दृष्टि थी, क्योंकि भारतीय चित्त का समावेश नहीं था। भारतीय चित्त का समावेश होता तो डांसिंग गर्ल नहीं होती, वो मां अन्नपूर्णा होती जो अपने हाथ फैलाकर अपने शिष्य को पूरित कर रही। उसी प्रकार से मुखौटा आता है, मुखौटा कहा कि तो पुजारी है, पृष्ठ है, मंदिर नहीं है, पूजा स्थल नहीं है, वेदी नहीं है, और पृष्ठ कहां से आ गया? जब उसको ध्यान से देखते हैं, हमारे प्रोफेसर टीपी वर्मा जो बीएचयू के प्रोफेसर रहे हैं, अभी जल्दी गोलोकवासी हुए हैं, उन्होंने डिफाइन किया है और आईसीएचआर की पत्रिका इतिहास में विधा विस्तार से छपा है कि कैसे वो मुखौटे का मूछें करीने से कटी हुई है, दाढ़ी कम किया है, बाल कम किया है, और ललाट पर एक पट्टिका है जिसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, बूटेदार रेशमी चादर है। वह कोई कुरु राजकुमार हो सकता है, कोई पुजारी नहीं है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो अवशेष है वह महाभारत काल का अवशेष है। महाभारत की जो आर्कियोलॉजी आर्किटेक्ट है, जो वास्तुशास्त्र है, उससे उसका समावेश हम कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जो हमारी दृष्टि भारतीय रहेगी। जो हमारी दृष्टि भारतीय नहीं रहेगी तो उसका हम समावेश, उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हर्षवर्धन तक का जो काल है, जो निर्माण का काल है, उसका अध्ययन हमको उस रूप में करना होगा, एक चैप्टर के रूप में उसको पढ़ना होगा। वो अंग्रेज भारत का विभाजन करके पढ़ने की आवश्यकता उसको नहीं है। मुस्लिम पीरियड, हिंदू पीरियड और इंग्लिश पीरियड करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आज भी 87-82% हिंदू देश में है, उसमें मुस्लिम पीरियड 1.5% वाले कहां से आ गए, और 1% वाले ईसाई के ईसाई पीरियड, इंग्लिश पीरियड कहां से आ गए? ये सब षड्यंत्र को दूर करना पड़ेगा। दूसरा काल जो हमारा है वो सांस्कृतिक विजय तथा संघर्ष का काल है। हर से लेकर 1760 तक, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में 1760 तक का काल, ये हमारा सांस्कृतिक विजय का काल है। और इसमें जितने विशाल मंदिर का निर्माण, महाकाव्यों का निर्माण और संघर्ष हमने किया, और संघर्ष करके हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को बचा कर रखा। इस समय अंग्रेजों ने फाइंडिंग दी कि जिस युद्ध में सत्ता परिवर्तन होता है वही इतिहास का अंग होगा। स्वाभाविक रूप से उस समय सत्ता भारतीयों के पास थी। पूरा देश छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन सबकी अंतरात्मा धार्मिक थी और राष्ट्र एक की परिकल्पना थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 धाम, 4 शंकर पीठों की स्थापना, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, 52 शक्तिपीठों की स्थापना, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम सम्मान पूर्वक लेते हुए यह संघर्ष है। ये जो हमारा सांस्कृतिक विजय और संघर्ष का काल था, इसका परिणाम हुआ कि 1151 के 91 के तराइन युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 100 किलोमीटर तक पराजित करके ले जाता है, उसकी चर्चा नहीं होती। और 1192 का युद्ध जिसमें पृथ्वीराज पराजित होते हैं, वो हमारे इतिहास का अंग हो जाता है। जहां जहां हमको विजय प्राप्त होता है वहां वहां वह इतिहास का अंग नहीं होता। जहां जहां हम पराजित होते हैं वह इतिहास का अंग होता है। चाहे राती घाटी का युद्ध हो, चाहे और भी सारे युद्ध हो, खानवा और बक्सर के युद्ध हो। इसीलिए हजारों युद्ध करके अगर हर जगह हम पराजित ही होते तो हम कहां होते, लेकिन हम हैं और ठीक से हैं, तब भी थे और अब भी हैं। इसीलिए हमारा विजय का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। यह हर्षवर्धन से 1960 तक का इतिहास है। तुर्क आए, मोहम्मद गोरी आया, इल्तुतमिश आया, रजिया आए, बलबन आए, खिलजी आए, लोदी आए, सैयद आए, मुगल आए, लेकिन कभी कोई चैन से नहीं रहा। सबको आइडेंटिफाई करना पड़ा अपने को बार बार कि हम इस देश के हितैषी हैं। उनके कुरान में बोधशिकन होना उनके लिए जन्नत का मार्ग बताया गया है। उन्होंने मंदिरें तोड़ी, उन्होंने समान परिस्थितियों में मोमिन और काफिर के विभेद किए, और काफिर से मोमिन बनाना उनके धर्म का अंग था। कुरान का आदेश था, मोहम्मद साहब का आदेश था, उसका उन्होंने पालन किया। लेकिन हमने संघर्ष किए,
हम भंगी बनना स्वीकार किए, लेकिन हम मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किए। हम मैला उठाना स्वीकार किए, लेकिन हम इस्लाम स्वीकार नहीं किए। हमारे नौनिहाल दीवाल में चुन दिए गए, लेकिन वो इस्लाम स्वीकार नहीं किए। राजा कृष्णदेव राय से लेकर और राजा रणजीत सिंह तक, और अहोम राजाओं से लेकर के और गुजरात के राजाओं तक, हमारा देश हिंदू राष्ट्र रहा। 1947 के पहले तक इस देश हिंदू राष्ट्र ही रहा, और आज भी है। जब तक एक भी हिंदू इस देश में है, तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हमारे इतिहास से अहोम राजाएं गायब, हमारे इतिहास से राजा रणजीत सिंह गायब, हमारे इतिहास से कृष्णदेव राय गायब, हमारे इतिहास से सारे गुजरात के राजा गायब। हमारे इतिहास में मुगलों की वंशावलियां पढ़ाई गई। हम मुगलों को वंशावलियां पढ़ा पढ़ा करके हमको इस लायक बना दिया गया। हमारे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो जिस इतिहास में हम ही नहीं है उसे क्यों पढ़ें? और इसलिए इतिहास से हमको दूर कर दिया गया, और इतिहास एक केवल बुद्धि विलास आत्मश्लाघा का विषय बनकर रह गया। और इसीलिए जब प्रोफेसर से बात करते हैं हम, तो उनको बड़ा गर्व होता है यह कहते हुए कि मैं तो एसडीएम था, बनना चाहता था, मैं डीएम बनना चाहता था, मैं आईएएस तैयारी कर रहा था, पीसीएस तैयारी कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर हमको टीचर ज्वाइन करना पड़ा। ऐसे आधे मन से मरे हुए मन से इतिहासकार भारत के इतिहास के साथ कितना न्याय करेगा? आवश्यकता है कि हमारा स्वाभिमान का इतिहास हमारे सामने आना चाहिए, और इसीलिए भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में पुनर्लिखित होना चाहिए। जो तीसरा काल का परिकल्पना हम करते हैं, वह है पुनर्जागरण का काल। ये 1760 से 1947 तक का काल है, जिसमें लगातार संघर्ष, बलवंत फड़के से लेकर के राम सिंह कोका, 1857 के हमारे योद्धा, देश में 20 जगह साधु संतों के मार्गदर्शन में, स्थानीय राजा और रियासतों के माध्यम से, बहनों, किसानों और मजदूरों के माध्यम से, जवानों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का जो प्रयास किया गया, लगातार चलते हुए संघर्ष का परिणाम 1857 में आया। लेकिन 1857 का इतिहास लिखने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, और मेलेसन नामक एक विद्वान, पहले के नामक विद्वान को 1857 का इतिहास लिखने को दिया गया। दुर्भाग्य से 1 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर दोबारा मेलेसन को दिया इतिहास लिखने के लिए, और मेलेसन भी 2 बालों में इतिहास लिखे, उनकी मृत्यु हो गई। 1857 एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1906 में वीर सावरकर ने सामने लाया, जिसे अंग्रेजों ने छपने के पहले ही प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन उसको भगत सिंह ने छपवाया, शहीद भगत सिंह ने, और वह उस समय क्रांतिकारियों के लिए गीता बन। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि स्वतंत्र होने के बाद 1950 में वह पुस्तक, सरकारी पुस्तक छपी, इसको एसके सेन ने छापा, और उस पुस्तक का नाम रखा सिपाही विद्रोह। हमारा जो सोर्सेज है वही डिस्टार्टेड कर दिए गए। ये पुनर्जागरण का काल 1760 से होता है, जहां गुरुओं ने खड्ग धारण किया, जहां वीर बद्दा बैरागी ने कब्र से निकाल कर लोगों का अंतिम संस्कार किया, जहां चूल्हे हिल गई 1857 में, और अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को बदलकर और सीधे ब्रिटेन का राज्य स्थापित करना पड़ा। भारत माता रत्न गरबा है, जब भी आवश्यकता होती है तो चारों तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति होती है। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, जैसे ये खेप, जैसे लग रहा हो कि भारत माता अपने को पुनर्जीवित करने के लिए एक लाट ऑफ थॉट और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक बाढ़ खड़ी होती है।
लाल पाल के नेतृत्व में देश खड़ा होता है। पहली बार 1906 में वीर सावरकर विदेशी कपड़ों का होली जलाकर अंग्रेजों को चुनौती देते हैं। कलकत्ते में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार विदेशी कपड़ों का हनन करते हैं। कल्याण और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, गीता और रामायण के माध्यम से घर घर को पुनर्जागृत करने का कार्य प्रारंभ होता है। गणेश पूजा के माध्यम से लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और गुजरात अब पश्चिमी प्रदेश को जागृत करते हैं। आर्थिक क्रांति के रूप में प्रारंभ होता है। लेकिन उसके पहले अंग्रेजों की एक चाल होती है और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम करता है, जिसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से अपने विचारों को यहां थोपा जाए, अपने विचार के लोग खड़े हों। और जिसका परिणाम होता है कि एओ ह्यूम के विचार से स्थापित कांग्रेस, जिसका विचार है कि भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, कारवां आते गए और काफिले बनते गए। उन्हें ऋग्वेद की भूमि शुभ की कल्पना नहीं है, उन्हें अशोक की राष्ट्र की कल्पना नहीं है, उन्हें चाणक्य की राष्ट्र की कल्पना नहीं है, भगवान कृष्ण और राम के राष्ट्र की कल्पना नहीं है, जिसे पैदल पूरे भारतवर्ष को उन्होंने देखा था, समझा था, नापा था, समझाया था। ऋषि मुनियों का यह देश जो पूरे देश को एकत्रित किया था, उससे हट गए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क में भारतीय चित्त का समावेश नहीं था। और जिसका परिणाम हुआ कि भारत का इतिहास उस पुनर्जागरण से जूझा। हमारे इतिहासकार लड़े भिड़े, रानी झांसी से लेकर के और नलिनी तक का वो संघर्ष, महात्मा गांधी का उद्भव और विकास, रघुपति राघव राजाराम की बात करके अपने को स्थापित करने वाले महात्मा जी, आधे धोती पहनकर महात्मा के वेश में आए महात्मा जी के पीछे पूरा देश चल पड़ा। लेकिन कुछ ही दिन लगा और शौकत अली, मोहम्मद अली और सर सैयद अहमद खान, आगा खान, रहमत अली और जीना जैसे विभाजनकारी शक्तियों के हाथ में भारत आया। और जिसका परिणाम हुआ कि 1935 का जो एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, वही भारत के लिए मार्गदर्शन हो गया। और बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि वही मार्गदर्शन आज के हमारे संविधान में परिलक्षित होता है। 1937 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के प्रति महात्मा गांधी जी का मोह भंग होगा। 1942 का आंदोलन, 1944 में महात्मा गांधी जी का कहना कि मैं अब थक चुका हूं, मैं कांग्रेस में अप्रासंगिक हो गया हूं। इससे देश के विद्यार्थी पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। सुभाष चंद्र बोस को कहीं पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मदन मोहन मालवीय को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, राजऋषि टंडन पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक वंश और एक परिवार ही, जैसे मुगल वंश में मुसलमानों का मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक अंग्रेजों के डायनेस्टी का, वायसरायों का और नेहरू गांधी वंश के परिवार का इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो गया। इससे इतिहास को मुक्त होना चाहिए। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, लाखों बलिदानियों ने सब कुछ अपना छोड़ा है, लाखों माताओं के सिंदूर विहीन हुआ है ललाट, लाखों माताओं के गोद सुनी हुई है, लाखों बहनें अपने भाइयों को बलिदान पर, लाखों बहनों ने जौहर धारण किया है। इसका इतिहास पढ़ना चाहिए। हैदराबाद के बीबीपुर में किस प्रकार से नंगे करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता था, किस प्रकार मीना बाजार लगते थे और किस प्रकार हमारी भारतीय बहनें बेची जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कविता में लिखा है कि मैं वीर पुत्र मेरे जननी का जगती में जौहर अपार, अकबर के बेटों से पूछो कि याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जहां हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, हृदय में उसे सजोए हूं, कल धधक उठे विप्लव बनकर तो क्या संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इससे हमारे विद्यार्थी अनभिज्ञ हैं और मुगलों के वंशावली, सैयदों की वंशावली, खिलजियों की वंशावली, तुर्कों की वंशावली, वायसरायों की वंशावली रट रट कर इतिहास को दूषित किया गया है। इतिहास स्वाभिमान का विषय नहीं रह गया। इसलिए चौथे चैप्टर के रूप में जो हमने विचार किया है, हमारे विद्वानों ने विचार किया है,
वह है सांस्कृतिक संकट का काल। आशा थी 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त के रात में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लेक्चर दिया था, जो विश्व के 72 लेक्चरों में एक शुमार है। प्रभात प्रकाशन ने उससे पब्लिश किया है। उसमें वो कहते हैं कि कल का सुबह एक नया इतिहास लेकर आएगा। देश के राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बाँछें खिल गई कि हो सकता है स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि लोगों के विचार सफल होंगे और भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीय स्वाभिमान के लिए लिखा जाएगा, एक नया इतिहास आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रयास किया, आरसी मजूमदार ने 17 लोगों की एक पैनल बनाकर इतिहास लिखने का प्रयास की, लेकिन राजकीय सहायता नहीं मिली। उसको प्राइवेट संस्था से, विद्या भवन से छापा गया। पंडित भगवत दत्त ने 2 वॉल्यूम में अपनी पुस्तकें छापी, लेकिन उसको कहीं मान्यता नहीं मिली। हिंदू पॉलिटी के रूप में हमारे केपी जायसवाल ने छापी, लेकिन उसका मान्यता नहीं मिली। और कांग्रेस ने पूरे के पूरे इतिहास लेखन का काम ऐसे देशद्रोही विचार रखने वाले लोगों के हाथों में सौंप दिया, जो रूस से प्रभावित थे, जो चीन से प्रभावित थे और जो आज भी चीन और रूस से प्रभावित हैं, जिन्हें उल्टा करना ही जिनके मजा आता है। हमारे एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, कहते हैं कि लेफ्टिस्ट इसीलिए लेफ्टिस्ट है कि वो राइट नहीं है। लेफ्ट इसीलिए लेफ्ट है कि वो राइट नहीं है, वो राइट नहीं हो सकता। इसलिए जब उनको दिया गया तो उसका परिणाम हुआ कि भारत का इतिहास 1950 के पहले जितना डिस्टॉर्टेड था, उसके 20 टाइम्स ज्यादा भारत का इतिहास डिस्टॉर्ट हुआ। 1947 के पहले भारत एक हिंदू राष्ट्र था। चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे जो भी हो, वंदे मातरम कहने में किसी को परहेज नहीं होता था। लेकिन 1949 के बाद वंदे मातरम कहने में परहेज हो गया। 1949 के पहले देश के सारे नेता भगवान को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन 1950 में नेहरू जी को सोमनाथ जाने में शर्म आने लगी और उनका वर्जन ये भी हुआ कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू न कहो। उसका परिणाम हुआ कि रोमिला थापर और मुखिया और बिपिन चंद्रा के नेतृत्व में एक इतिहास के रजिस्टर बना। 72 पन्ने की वो एक किताब छपी, जिसमें यह कहा गया कि भारत में कोई संस्कृति पहले नहीं थी, भारत कोई राष्ट्र नहीं था, भारत में कोई चिंतन नहीं था। यह तो काबिले आते गए, काफिले बनते गए, मुसलमानों ने कोई अत्याचार नहीं किया, भारत पर किसी का कोई आक्रमण नहीं हुआ। भारत एक मिश्रित संस्कृति का देश है, संस्कृति मिश्रित नहीं होती। इसलिए इस काल को सतीश चंद्र मित्तल जी ने सांस्कृतिक संकट का काल कहा है, 1947 से अब तक का काल कहा है। और आज भी भगत सिंह को एक आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज भी राम को एक भ्रष्ट और हनुमान को एक कामी पुरुष के रूप में, बंदर के रूप में पढ़ाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को आज भी विद्रुप्त किया जा रहा है। हमारे पास इस प्रकार के हजारों उदाहरण हैं कि हम वो लोग रामायण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, राम को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते, रामायण को ऐतिहासिक पुरुष ग्रंथ नहीं मानते, लेकिन शंभू का वध हुआ था और सीता का परित्याग हुआ था, इस पर बहस करते हैं। स्कंद पुराण को ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानते, पुराणों को कोई ग्रंथ नहीं मानते, लेकिन महिषासुर बलिदान दिवस की परिकल्पना करते हैं। आवश्यकता है कि देश भर के विद्वान खड़े हों, भारत के इतिहास की समग्रता को, भारत के इतिहास की सलगता को, सृष्टि के आद्य से लेकर 1914 तक का इतिहास, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का इतिहास हो, जिसमें मालवीय जी का इतिहास हो, जिसमें लाल बाल पाल का इतिहास हो, जिसमें वीर सावरकर का इतिहास हो, जिसमें महात्मा गांधी जी का भी इतिहास हो, जिसमें दयानंद सरस्वती का इतिहास हो, जिसमें विवेकानंद का इतिहास हो, रामकृष्ण परमहंस का इतिहास हो, रानी झांसी का इतिहास हो, दुर्गावती का इतिहास हो, चन्नम्मा का इतिहास हो, गार्गी का इतिहास हो, और अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत का इतिहास, भारत के स्वाभिमान का इतिहास हो। इसलिए भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास का दर्शन, दृष्टि, हमारी जो इतिहास का है, जो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, उसमें भारतीय दृष्टि दिखाई दे, और जो उसका शोध हो उसमें भी भारत की दृष्टि दिखाई दे। अब तक जो शोध हुए हैं उसमें होते हैं मध्यकाल में महिलाओं की दुर्दशा,
जब दुर्दशा की बात पहले ही करेंगे, जब रोते हुए जाएंगे तो मरने का खबर ही लाएंगे, महिलाओं के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा, ऋषि पत्नियों का कंट्रीब्यूशन, ऋषियों का योगदान, वीरंगनाओं का योगदान की बात करेंगे तो पॉजिटिव हिस्ट्री कैसे आती है जो स्वाभिमान को देने वाली हो। इसीलिए हमारे शोध में भारतीय चैतन्य का की आवश्यकता रहेगी, समावेश होना चाहिए और पुस्तक के प्रकाशन में भारतीय चित्र दिखाई देने चाहिए और वही सारी समाज करके जो आने वाले हमारे नवनिहाल इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पाठ्य पुस्तक में भारत के चैतन्य के प्रकाश में भारत के स्वाभिमान के लिए जो अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला इतिहास, अतीत को वर्तमान में जीवित करने वाला इतिहास, भविष्य का निर्माण करने वाला इतिहास हमारा हो। इसलिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना अपने देश भर के धनात्मक विचारधारा के इतिहासकारों के साथ खड़ी होकर के और ऐसे इतिहास की संरचना में संलग्न तक का प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें इतिहास के बहुत सारे विषयों को और इतिहास की बारंबारता को, स्वाभिमान को, देश के उत्थान के लिए इतिहास की ड्यूटी को, मानवीय संवेदनाओं को और ममत्व को स्थापित करने वाला एक ऐसा इतिहास हमारे सामने आएगा जिसे पढ़ करके हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों पर गर्व करेगी, चरित्र का निर्माण होला, मूल्यों का की स्थापना होगी और एक परम वैभवशाली भारत के निर्माण में हम इतिहास की दृष्टि से सक्षम हो पाएंगे। मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के सारे कार्यकर्ताओं को और दुबे जी को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। आपका म्यूट है अभी, मनीष जी म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही है मनीष जी। जी 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 जी, आपका बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से आपका बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। आपका बहुत बड़ा कार्य है इतिहास संकलन पे। जब पता चला कि सभी को कि माननीय बाल मुकुंद जी आ रहे हैं तो कई सारे लोगों ने बोला कि मुझे भी जोड़ना है, लेकिन क्या है कि इसमें 4 लोग ही जुड़ सकते हैं, तो इसलिए सभी को नहीं जोड़ करके सिर्फ दुबे जी को जोड़ा मैंने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आपने इतना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद जी। माननीय बाल मुकुंद जी का बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ और कार्यक्रम में जिस भी माध्यम से जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत और आभार स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरे टीम की ओर से। माननीय बाल मुकुंद जी ने कई सारी बातों का जिक्र किया है। एक बातों का मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जैसे माननीय बाल मुकुंद जी ने कहा कि हमें इतिहास पढ़ करके तोड़ मरोड़ करके ऐसे सामने रख दिया है कि पढ़ करके हमें खुशी नहीं मिलती, बड़ी लज्जा आती है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व थे जिसने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा। तो और बहुत आज बिजी थे माननीय बाल मुकुंद जी, उसके बाद भी हम सभी को समय दिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे पता चला माननीय बाल मुकुंद जी भाई साहब आ रहा है तो कई सारे लोगों ने कॉल किया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत और आभार कि आप कार्यक्रम में समय दिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय डॉक्टर जयप्रकाश दुबे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मनीष जी धन्यवाद। और आज बाल मुकुंद पांडे जी का उद्बोधन आपके स्वदेशी जागरण मंच के 55वें संस्करण में अति प्रभावशाली उद्बोधन था। इतिहास के प्रति एक गौरव पैदा करने वाला था। इतिहास के प्रति जो उनका अध्ययन है, जो उनकी तपस्या है, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई विषयों के जो अभी तक के हमारे संकट थे, उन संकटों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास हुए हैं जो आज आने वाले 5 वर्षों में हमें दिखाई देंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखेंगे। वैसे प्रयास मुझे दिखे और वो प्रयास कहीं न कहीं आने वाले 5 वर्षों में हमें दिखेंगे प्रफुल्लित होते हुए। आज जिस तरीके से बाल मुकुंद जी ने, भाई साहब ने इतिहास के प्रति जो संकट,
इतिहास के प्रति जो समस्याएं, इतिहास को जिस तरीके से उन्होंने 4 भागों में बांटा कि वो भारत के इतिहास को किस तरीके से 4 हिस्सों में देखते हैं। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक विस्तार का समय रहा है हमारा पुराने समय से लेकर के और हर्षवर्धन के समय तक का, जो बड़ा गौरवमयी था, बहुत ऊर्जावान था। देश में संस्कृति के प्रति इतने निर्माण कार्य हुए, वेद बने, पुराण बने, वेदांग बने, ये सारे निर्माण की प्रक्रियाएं हुई। फिर उस कहते हैं कि उसके बाद का समय भी और मजबूत था, जो सांस्कृतिक विजय का था, जो मानी ये जो निर्माण हुआ था, जो जो फैलाव हुआ था, वो बड़ा स्पष्ट रूप से बाकी लोगों पर भी दिखा, जो लोग बाहर से आए उनके ऊपर दिखा। वो लोग इसको प्रभावित नहीं कर सके, वो लोग इसको खत्म नहीं कर सके। वो कहते हैं जो तीसरा सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि वो पुनर्जागरण की जरूरत पड़ गई, क्योंकि संकट एक 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 टसल चल रहा था। उस टसल में बहुत सारी चीजें हुई जो वो इतिहास में के गर्त में दबती चली गई। उसके बाद का संकट का जो काल वो कहते हैं, जो चौथा का समय है, वो जो संकट का काल है, वो बड़ा चिंता का विषय है। वो कहते हैं कि 1947 से शुरू होता है, जब भारत के अपने इतिहासकार दुनिया के इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए इतिहास को भारत में उपयोग में लाते हैं, अपने इतिहास को लिखने के लिए दूर के बाहर के इतिहासकारों को बुलाते हैं। वह समय बड़ा मुश्किल रहा है। तो इस तरह के चार पीरियड्स को उन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया है, जो उन्होंने कोरोलरी जनरेट की है, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको जिस ज्ञान गंगा में आज प्रवाहित किया है, उसके लिए आपके तो हम आभारी है ही हैं। हम मनीष जी जो एक इतना एक कार्यक्रम चला रहे हैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें हमें भी बार बार इससे जुड़ने का मुझे मौका मिला है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह दिनों दिन इसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम जो है जब अपने 100वें संस्करण में पहुंचेगा तो उस समय इसकी रूपरेखा और सामने निखर के आएगी, और ये शायद किसी एक बड़े कार्यक्रम का भी रूप ले ले, किसी और बहुत बड़े कार्यक्रम का रूप ले ले। हम इसी बात से अपनी बात को संपन्न करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि बाल मुकुंद जी के ऐसे मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वान के ऊपर कुछ कहने का और वोट ऑफ थैंक्स करने का। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। आवाज आवाज अच्छा। हाँ, माननीय दुबे जी का ये बहुत बहुत स्वागत और आभार। आज आपके तीन कार्यक्रम थे, उसके बाद भी हमारे निवेदन के बाद आपने मना नहीं किया और आप आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आपने बात किया कार्यक्रम का, तो ये 2 जुलाई से शुरू हुआ था, बस ऐसी दिमाग में आया कि चलो लॉकडाउन है, शुरू करते हैं। लेकिन आज ये है कि बिहार, असम, बंगाल, गुजरात, हरियाणा ऐसे जगह पे कम से कम 20-25 हर प्रांत में टीम बन गई है और जो स्वदेशी स्टार्टअप के लिए काम कर रही है, और जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो अब धीरे धीरे सफल होते दिख रहा है। और आज माननीय बाल मुकुंद जी का भी स्वागत और आभार, क्योंकि उनके परिवार में कुछ समस्याएं आ गई है, उसके बाद भी कार्यक्रम में समय दिए। आपका स्वागत और आभार। और आप माननीय जयप्रकाश दुबे जी का बड़ा आशीर्वाद मिलता है हमेशा, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। आपसे तो बड़ा स्नेह है और आपका भी स्नेह हम लोगों पे बड़ा रहता है, और आप हम जब भी जरूरत होता है तो आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन सब कुछ मिलते रहता है। तो बड़े दिल की गहराइयों से मेरे और पूरे टीम की ओर से आपका स्वागत और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।